एवरीवन, माय नेम इज आकृति। कॉमर्स नेशन लाया है आपके लिए करेंसी एंड द बैंकिंग की सीरीज, जिसमें हम नियर अबाउट 100+ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये सीरीज सबके लिए रेलेवेंट होने वाली है जो CUET पीजी में एनरोल कर रहे हैं या फिर उसके थ्रू एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए, या फिर कोई और भी अगर स्टेट यूनिवर्सिटीज के एग्जाम दे रहे हैं MCOM के लिए, उनके लिए भी ये इक्वली रेलेवेंट है क्योंकि ये यूनिट तो कॉमन है और सब जगह पूछती है। ओके, इसमें हम 100+ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, बट जिन्हें प्रॉब्लम होगी कि लाइक 100+ क्वेश्चन से क्या होगा, इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, नहीं हो पाएगा, बहुत कम क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस उनके मन में अराइज हो रहे हैं, तो सिंपली वो हमारी टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हैं। जो हमारी टेस्ट सीरीज है उसकी प्राइसिंग है दैट इज 1919 यानी नियर अबाउट 2000 पड़ेगी आपको, बट उस सीरीज में आपको टोटल 5000+ क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, साथ ही साथ चैप्टर या फिर कह लो तुम टॉपिक वाइज आपको MCQs मिलेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो हमारी बुक्स है MCOM की CUET PG की, उसकी आपको PDF भी प्रोवाइड की जाएगी उस पर्टिकुलर सीरीज में। ओके, एंड जो भी इंटरेस्टेड होगा या जैसे भी उसकी नीड है वो सिंपली हमारे कॉमर्स नेशन का जो ऑफिशियल नंबर है या फिर आपके थ्रू से आप परचेज कर सकते हो। ज़्यादा सिंपल होगा अगर तुम कॉल करके परचेज करो। ओके, एंड हर सीरीज में हम नियर अबाउट 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे। सो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, that is what is money? Money is what money does. This definition was given by, जनरली जो मनी एंड लाइक करेंसी एंड बैंकिंग में जितनी भी मनी की डेफिनेशन है जिसने भी दी है ये याद से भर लेना दिमाग में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, जनरली पूछा जाता है NTA में ही नहीं, हर जगह ये सारी डेफिनेशंस पूछते हैं कि लाइक मनी इज व्हाट मनी डज, ये सब पूछ लेंगे कि किसने दी है या फिर और भी जो डेफिनेशंस है वो सब। सो सिंपली मनी इज व्हाट मनी डज इज द डेफिनेशन वाज गिवन बाय हूम? पहला ऑप्शन क्या है? एमन कैल्ट, सैमसंग, वॉल्कर और हार्मन डेले। सो ऑप्शन नंबर C is right. This definition was given by whom? Volcker. Second is dash defines as anything which is widely acceptable in a payment for goods or in the discharge of other kinds of business obligation. Okay, क्या थी ये डेफिनेशन? एनीथिंग विच इज वाइडली एक्सेप्टेबल इन पेमेंट, यानी कोई ऐसी चीज जो वाइडली एक्सेप्ट की जाती है एज व्हाट? फॉर द पेमेंट ऑफ एनी गुड्स, या फिर डिस्चार्ज करते हैं हम अपनी किसी भी बिजनेस ऑब्लिगेशन को उसके थ्रू। तो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय मिस्टर रॉबर्टसन, यानी ऑप्शन नंबर B। देखो इसको ऐसे याद रख सकते हो, जैसे यहाँ पे वाइडली एक्सेप्टेबल इन अ पेमेंट लिख दिया, या फिर अलग सा वर्ड तुम्हें बिजनेस ऑब्लिगेशन दिख रहा तो दिमाग में पढ़ लो बिजनेस ऑब्लिगेशन यानी रॉबर्टसन। मनी इज व्हाट मनी डज, तुम्हारा वॉल्कर। मनी डज जहां पे दिख गया तुम वॉल्कर से कनेक्ट कर सकते हो, बिजनेस ऑब्लिगेशन दिखा दो रॉबर्टसन। थर्ड इज मनी इज एनीथिंग विच इज हैबिचुअली and widely used as a mean of payment and is generally accepted in the settlement of the debts. अगर तुमसे कोई बोले सेटलमेंट ऑफ डेट तो तुम किससे रिलेट करोगे यहाँ पे? GDH कोल, ऑप्शन नंबर A। ओके, हर किसी डेफिनेशन को एक कोई ऐसा वर्ड पकड़ लो जिससे तुम उसके ऑथर या फिर जिसने ऑथर नहीं जिसने उसको दी है वो लाइन उसको रिलेट कर सको। जहां पे डेट की बात आ गई हम उसे GDH कोल से रिलेट कर देंगे, जहां पे बिजनेस ऑब्लिगेशन वर्ड आएगा हम उसे रॉबर्टसन से रिलेट करेंगे, एंड मनी डज से आएगा तो हम वॉल्कर से रिलेट करेंगे। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू डैश मनी इज एनीथिंग विच इज कॉमनली यूज्ड एंड इन जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ओके, मनी एक कोई ऐसी चीज है जो हम यूज करते हैं कैसे? या तो पेमेंट की तरह एक्सेप्ट कर रहे हो जनरली डेली बेसिस पे, या फिर मीडियम ऑफ एक्सचेंज, या फिर स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू की तरफ। तो ये डेफिनेशन तुम्हें किसने दी थी? मिस्टर केंट ने दी थी। ओके, ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट इज डैश हैज डिफाइंड मनी एज एनीथिंग दैट पोसेसेस द जनरल एक्सेबिलिटी, यानी कोई ऐसी चीज जो जनरली एक्सेप्टेबल है हर जगह। तो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय हूम? सेलिगन, यानी ऑप्शन नंबर C। यहां पे तुम इस वर्ड को रिलेट कर लेना पोजेसेस से। ओके, और इसका एक अकॉर्डिंग टू सेलिगन यहाँ पे प्रॉपर शायद दिया नहीं है। ओके, वन थिंग दैट पोजेसेस जनरल एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, तो वन थिंग से तुम रिलेट कर सकते हो कि सेलिगन ने ये डेफिनेशन तुम्हें दी थी।
नेक्स्ट इज डैश हैज गिवन द मोस्ट सुटेबल डेफिनेशन ऑफ मनी। किसने सबसे ज्यादा सुटेबल डेफिनेशन ऑफ मनी दी थी? दैट वाज गिवन बाय मिस्टर क्राउथर। ओके, एंड इनकी डेफिनेशन क्या थी? एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन ऑफ एक्सचेंज, यानी कोई एक ऐसी चीज जिसे हम जनरल वे में डेली बेसिस पे एक्सेप्ट करते हैं एज अ मीडियम ऑफ व्हाट? एक्सचेंज, एंड साथ ही साथ एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी साथ में ही वो एक्सचेंज का मीडियम तो हमारा एक्ट कर रहा है, बट साथ में हम उससे मेजर और स्टोर वैल्यू भी कंसिडर करते हैं। तो दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय हूम? मिस्टर क्राउथर। एंड ये सबसे ज्यादा सुटेबल डेफिनेशन थी किसकी? मनी की। अकॉर्डिंग टू द क्राउथर मनी इज, इनके अकॉर्डिंग मनी क्या था? क्राउथर के अकॉर्डिंग अभी ऊपर हमने देखा। सो ए ऑप्शन क्या है? एनीथिंग विच इज कॉमनली यूज्ड एंड जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एज अ स्टैंडर्ड ऑफ वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्या है? एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड द स्टोर ऑफ वैल्यू। अभी हमने ऊपर वाली डेफिनेशन में देखा था, तो क्या था? स्टोर ऑफ वैल्यू था हमारा, उसमें हमारा एट द सेम टाइम एक्ट वर्ड था। तो ये वाली डेफिनेशन क्या थी? क्राउथर की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। आई डोंट थिंक सो इसकी एक्सप्लेनेशन फिर से दूं, क्योंकि ऊपर में तो सेम ही दी हुई थी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द अबव आर द फंक्शन ऑफ मनी। मनी का फंक्शन क्या क्या होता है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज वर्क करते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी उसका फंक्शन है, मेजर ऑफ वैल्यू ये भी उसका फंक्शन है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ दीज अबव, सॉरी। ओके, explanation देखो, to summarize money has taken many forms through the ages but money consistently has three functions, that is store of value, unit of account and medium of exchange। मनी ने काफी फंक्शन परफॉर्म किया अभी तक, ठीक है, बट जो उसके जो तीन थे वो अभी भी कांस्टेंट है, वो सबसे मेन है उसके। तो वो तीनों क्या थे तुम्हारे? स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, द बेसिक कैरेक्टर ऑफ मनी इज एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, या तो ट्रू है या फॉल्स है, नाइदर ए और बी और नन ऑफ द अबव। हमने जितनी भी डेफिनेशन देखी, हमने सब में एक कॉमन वर्ड देखा, दैट वाज व्हाट? एक्सेप्टेबिलिटी। ओके, दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेबल, एक्सेप्टेबल हर जगह लिखा था। तो इट मींस व्हाट? कि मनी एक एक्सेप्टेबल वो फॉर्म में हम उसे, उसका मतलब वो बेसिक कैरेक्टर है या फिर उसका बेसिक नेचर है। तो ये जो स्टेटमेंट दिया है ये क्या है? ट्रू है, यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट इज मनी पोजेसेस द डैश। मनी क्या पोजेस करता है? मेजरिंग वैल्यू, मीडियम पावर और द परचेजिंग पावर और नन ऑफ द अबव। सो सिंपल है, मनी से हम क्या करते हैं? हमारे पास एक परचेजिंग पावर आ जाती है, मेरे पास पैसा होगा तभी मैं कोई चीज स्पेसिफिकली परचेज कर सकती हूँ मार्केट से। तो सिंपली मनी पोजेस करता है तुम्हारी परचेजिंग पावर, ऑप्शन नंबर सी। परचेजिंग पावर क्या होता है ये भी देखो, उसका एक्सप्लेनेशन refers to the number of commodities that can be purchased with a certain amount of money। यानी कोई ऐसा मतलब लाइक मीडियम मेरे पास है जिसकी वजह से मैं कोई नंबर ऑफ कॉमोडिटी यानी कोई भी चीज खरीद सकती हूँ, बट मतलब वो मेरे पास होना चाहिए एट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। मतलब लाइक कि मेरे को अगर 10 पेन इसमें की खरीदनी है एंड ये पर पेन मेरी 10 रुपीज की है, पर मेरे पास सिर्फ 50 रुपीज ही होगा, तो मैं 5 ही पेन खरीद पाऊंगी, ठीक है, बट वहीं 100 होगा तो मैं ये पूरी 10 की 10 खरीद सकती। तो सिंपली परचेजिंग पावर हमारी वही होती है कि जितना हमारे पास पैसा है हम उस पैसे से, उसी पैसे में नंबर ऑफ यूनिट्स या नंबर ऑफ कॉमोडिटीज किसी भी चीज की ले सकते हैं। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ मनी आर क्लासिफाइड एज। हम मनी के फंक्शंस को जनरली 3 वे में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटीजेंट फंक्शंस। सो ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मनी। प्राइमरी फंक्शन क्या होता है मनी का? मेजर वैल्यू ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू और बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। सो मनी का हमारा क्या फंक्शन है? प्राइमरी एक्सचेंज मीडियम की तरह वर्क करता है एंड मेजर द वैल्यू। सो बोथ ए एंड बी करेक्ट होगा।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, दैट इज मनी एक्ट एज अ डैश। मनी कैसे एक्ट करता है तुम्हारा? एक तो मेजर ऑफ वैल्यू दिया है ऑप्शन, ऑप्शन नंबर दिया है यूनिट ऑफ अकाउंट, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव। सो मनी तुम्हारा यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मेजर ऑफ द वैल्यू दोनों क्या है? सिमिलर टर्म्स है। सो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? राइट होगा, यानी ए एंड बी बोथ। Explanation देखो, one of the most important characteristic of money is to serve as a unit of account. A unit of account is something that can be used to the value of good or service, record the debt and make the calculation. So generally यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब क्या हुआ कि इस पर्टिकुलर गुड की मैं वैल्यू डिटरमाइन करने में वो मेरी हेल्प करते हैं। अभी मैं इसको लाइक कोई इसकी मैं मेरी वैल्यू नहीं होगी तो मैं परचेज ही नहीं कर पाऊंगी, बट इसकी एक वैल्यू है इस टाइप कि इसकी प्राइसिंग क्या है? 10 रुपीज है। पर्टिकुलर ये बॉटल है, इसकी वैल्यू है 30 रुपीज मान लो। ओके, तो मनी हमें हेल्प करता है किसी चीज की वैल्यू डिटरमाइन करने में, तो दैट इज व्हाट? यूनिट ऑफ अकाउंट। एंड साथ ही साथ इसी को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ वैल्यू। तो इसी रीजन से हमारा ऊपर वाले क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर बी सी क्या था? करेक्ट हुआ, यानी ए एंड बी बोथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी? सेकेंडरी फंक्शन ऑफ मनी में हम किसे कंसिडर करेंगे? स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ द पेमेंट और द यूनिट ऑफ अकाउंट, और बोथ ए एंड बी। सो मनी हमारा क्या है? हमने 3 फंक्शन अभी पढ़े थे कि जो हमारे प्राइमरी थे, यूनिट वाला, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड साथ ही साथ क्या था? स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट एंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ये हमारा वो था प्राइमरी फंक्शन। एंड अब यहां देखें तो मेरा सेकेंडरी फंक्शन पूछा है, यहाँ पे स्टोर ऑफ वैल्यू नहीं, मतलब लाइक स्टोर ऑफ वैल्यू प्राइमरी में नहीं आता, वो सेकेंडरी फंक्शन में आएगा। सो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट और बोथ ए एंड बी। सो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, both A and B. Wait a minute. और explanation देखो, the secondary function of money, that is it is the standard of deferred payment, the transfer and the store of value. Contingent function क्या होता है? distribution of national income, maximization of the profit of the producer, maximum satisfaction of the consumer, basis of credit and लिक्विडिटी। सो कंटीजेंट फंक्शन में हम क्या देखते हैं कि मेरी नेशनल इनकम बढ़ के कितना डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर्टिकुलर चीज का, ठीक है। मेरे जो कस्टमर्स हैं उनको क्या सेटिस्फैक्शन डिराइव हो रही है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उस मनी से, या फिर मेरे प्रोड्यूसर की प्रॉफिट कितनी मैक्सिमाइज हो रही है, तो वो कंटीजेंट फंक्शन में जाएगा। सेकेंडरी में तुम्हारा स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, द ट्रांसफर ऑफ द स्टोर वैल्यू, ये दोनों जाते हैं। ओके, नेक्स्ट इज 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी? अभी हमने पढ़ा कंटीजेंट फंक्शन में प्रोड्यूसर के बेनिफिट की बात हो गई कि प्रोड्यूसर का प्रॉफिट कितना मैक्सिमाइज हो रहा, ओके, कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन कितना है, नेशनल इनकम में कितना डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ऑप्शंस देखो, मैक्सिमाइजेशन ऑफ द यूटिलिटी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, एम्प्लॉयमेंट ऑफ फैक्टर ऑफ इनपुट्स। ऑप्शन नंबर सी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम, और ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। सो ऑप्शन नंबर डी क्या है? राइट होगा, क्योंकि मेरा जो कंटीजेंट फंक्शन है उसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी मनी के फॉर्म में। एक्सप्लेनेशन देखो, द फंक्शन परफॉर्म बाय मनी इज असिस्टिंग वेरियस इकोनॉमिक एजेंट्स सच एज कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एक्सेट्रा इन मेकिंग द इकोनॉमिक डिसीजन आर कॉल्ड कंटीजेंट फंक्शन ऑफ मनी। ओके, जनरली बहुत सारी जगहों पे सिर्फ 2 ही फॉर्म्स दिए रहते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बट जब आप ऊपर जाते हो यानी कि पीजी यूजी इस पे आओगे तो आपको पता चलेगा कि मनी के 3 फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कंटीजेंट फंक्शन। सप्लाई ऑफ मनी रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट द पॉइंट ऑफ टाइम। 2 कॉन्सेप्ट होता था, स्टॉक से रिलेट करके बता रही, 2 फंक्शन होते हैं हमारे इकोनॉमिक नेशनल इनकम में, सबने पढ़ा होगा, स्टॉक एंड एक फ्लो कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट में क्या होता है, हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, यानी आज की सपोज डेट क्या है, आई गेस 24 है, तो अभी मुझसे कोई पूछेगा कि आकृति के बैंक अकाउंट में आज के टाइम पे जो कितने पैसे हैं, तो दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। बट वही बोलेंगे कि मेरा एक पूरे आकृति के अकाउंट में पूरे इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कितने पैसे थे, तो दैट इज व्हाट, दैट इज मेरा फ्लो कॉन्सेप्ट। यानी एक पीरियड ऑफ टाइम पे जब बात होती है तो दैट इज फ्लो कॉन्सेप्ट, बट पर्टिकुलर टाइम की बात होगी तो दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। एंड जनरली जब हम बात करते हैं मनी सप्लाई की तो दैट इज स्टॉक कॉन्सेप्ट, क्योंकि जब भी हम मनी सप्लाई चेक करते हैं तो हम पर्टिकुलर डेट के हिसाब से चेक
करते हैं, या फिर डेट कह लो या फिर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. ओके, सो मनी सप्लाई रिफर्स टू द स्टॉक ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट द पॉइंट ऑफ टाइम, यानी ट्रू. ओके, क्वेश्चन नंबर 70, पब्लिक कंसिस्ट ऑफ, पब्लिक किस चीज से कंसिस्ट करती है? इकोनॉमिक यूनिट में भी हम देखते हैं, मनी सप्लाई में अगर हम देखें तो पब्लिक में हम इकोनॉमिक यूनिट्स को भी कंसिडर करते हैं, बिजनेस फर्म्स को भी कंसिडर करते हैं, इंस्टीट्यूशन ऑपरेटिंग यानी जो लोग उसे ऑपरेट कर रहे होते हैं इंस्टीट्यूशन, उनको भी हम कंसिडर करते हैं मनी, मतलब लाइक मनी, पब्लिक को मनी वाले केस में तो ऑल ऑफ दी अबव. क्वेश्चन नंबर 18, मनी सप्लाई रिफर्स टू मनी इन मोशन. मनी सप्लाई क्या होता है तुम्हारा कि एक पर्टिकुलर इकोनॉमी में कंट्री की कि पैसे का फ्लो क्या हो रहा है. समझ में? फ्लो इन द सेंस कि वो फ्लो कॉन्सेप्ट नहीं, फ्लो इन द सेंस व्हाट कि कितना पैसा मार्केट में जा रहा है. तो दैट इज व्हाट कि मनी का मोशन क्या है, मनी की मूवमेंट एक तरह से हम रिलेट करते हैं मनी सप्लाई को. तो वही क्वेश्चन में पूछा है कि रिफर्स टू मनी, मनी सप्लाई रिफर्स टू मनी इन मोशन, दैट मीन्स इट इज true, option number A. Next is question number 19, money supply is dash concept. money supply कौन सा concept है? अभी ऊपर बताया मैंने, it is stock concept, यानी at a particular point of time पे हम उसे देखते हैं, ना कि period of time पे. तो that is stock, यानी option number B. Question number 20, डैश refers to how easily an asset can be converted into cash. कोई ऐसी चीज जिसको हम कहते हैं कि लाइक ये तो इजीली कैश में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उसे हम अकाउंट्स या फिर नॉर्मल टर्म्स में क्या बोलते हैं कॉमर्स में? दैट लिक्विड, यानी ये हाईली लिक्विड एसेट है या हाईली लिक्विड लाइबिलिटीज है. जनरली हम इसे लिक्विडेट कर सकते हैं, यानी अगर मेरे पास ज्वेलरी पड़ी है, मेरे पास गोल्ड ज्वेलरी है, तो इट कैन बी इजीली लिक्विडेटेड. मैं अभी शॉप पे जाऊंगी, वो तुरंत मेरे कैश फॉर्म में मुझे मिल जाएगा. ओके, तो क्वेश्चन में पूछा है कोई ऐसा एसेट जो हम उसे जनरली कैश में इजीली कन्वर्ट कर सके, तो उसके लिए हम कौन सी टर्म रेफर करते हैं? दैट इज लिक्विडिटी, यानी ऑप्शन नंबर सी. लिक्विडिटी देखो यहाँ पे, लिक्विडिटी रेशियोज आर द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ कंपनी टू पे ऑफ इट्स शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज. ये जो रेशियो होता है इससे हम क्या डिटरमाइन करते हैं? लिक्विडिटी रेशियो से मेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को हम किस तरह से पे ऑफ कर सकते हैं. एंड लिक्विडिटी रेशियो डिटरमाइन हाउ क्विकली अ कंपनी कैन कन्वर्ट द एसेट एंड यूज देम द मीटिंग द ड्यू दैट अराइजेस, ड्यूज दैट अराइजेस. एंड इसको हम इस तरह से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर बोलते हैं कि मेरा लिक्विडिटी रेशियो बहुत अच्छा है इस कंपनी का, XYZ कंपनी का, तो हम सिंपली इससे ये मतलब निकालेंगे कि यानी ये कंपनी अपने एसेट्स को जनरली कैश में बहुत इजीली कन्वर्ट करेगी और अपने ड्यूज को पे ऑफ कर देगी. नेक्स्ट इज 21, इन इंडिया RBI यूजेस डैश मेजर ऑफ मनी सप्लाई. इंडिया में हम कितने मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई यूज करते हैं? 4 मेजर्स, M1, M2, M3, M4. ओके, सो 4, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 22, M1 कंसिस्ट ऑफ, M1 में हम क्या क्या कंसिस्ट करते हैं? करेंसी नोट्स एंड कॉइन्स विद द पब्लिक. पब्लिक के पास कितनी नोट्स और कॉइन्स पड़े हैं वो, साथ ही साथ डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक के पास कितने उनके डिपॉजिट्स पड़े हैं वो, एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI. ओके, ये सारा हम कंसिस्ट करते हैं किसमें? M1 में. सो ऑप्शन क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव. इसका एक्सप्लेनेशन देख लो. M1 इज कंस्ट्रक्टेड बाय समराइजिंग द करेंसी, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर लिक्विड डिपॉजिट ईच सीजनली एडजस्टेड सेपरेटली. ओके, तो जनरली जो चीजें ज्यादा लिक्विड डिपॉजिट हैं वो, और जो पैसे पब्लिक के पास पड़े हैं उनको, एंड साथ जो कॉमर्शियल बैंक में मेरे डिपॉजिट्स पड़े होंगे वो, उसको हम M1 में कंसिस्ट करते हैं. नेक्स्ट इज M2 कंसिस्ट ऑफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2, यानी M2 में हम क्या कंसिस्ट करते हैं? M1, यानी जो मेरे M1 के सब जितनी भी चीजें थी वो, साथ ही साथ मेरा जो पोस्ट ऑफिस में जो सेविंग डिपॉजिट होगा वो, यानी ऑप्शन नंबर A एंड B दोनों होगा, तो यानी C, A एंड B. और इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लो. M2 measures the measure of the money supply that includes cash, checking deposit and other types of deposit that are readily convertible to cash such as CDs. ओके, M2 में हम सारे कैश, चेक, डिपॉजिट सबको इंक्लूड करते हैं जो जनरली कन्वर्टेबल हो किसमें? कैश में मेरे. ओके,
M2 किसको कंसिस्ट करता है? M1 प्लस पब्लिक सॉरी पोस्ट ऑफिस जो मेरी सेविंग्स होती है वो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 24, M3 कंसिस्ट व्हाट? मतलब लाइक कि थोड़ा ब्रॉडर कॉन्सेप्ट हो जाता है। तो M3 में हम M2 प्लस टाइम डिपॉजिट जो मेरा कॉमर्शियल बैंक में पड़ा होता है उसको इंक्लूड करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी। इसकी भी एक्सप्लेनेशन देखो। M3 includes currency deposit with agreed maturity up to 2 years, deposits redeemable at a notice up to 3 months, and repurchase agreement, money market funds, shares, units, debt, security up to 2 years. ओके जो डिपॉजिट्स या सिक्योरिटीज मेरी अप टू 2 years होंगी उसको इंक्लूड कर रहे हैं हम। साथ में किसको इंक्लूड कर रहे हैं? कोई ऐसे डिपॉजिट जो रिडीमेबल हो मेरे विद इन 3 months। ओके टाइम डिपॉजिट का मतलब पता है ना कि लाइक जैसे हम एफडी कहते हैं कि लाइक इसका एक पर्टिकुलर मैच्योरिटी पीरियड होता है। तो टाइम डिपॉजिट में नॉर्मल डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट का डिफरेंस, डिपॉजिट जो नॉर्मल होता है हम एज पर डिमांड कभी भी निकाल सकते हैं। मुझे आज नीड है 10,000 की, मैं 10,000 अभी विड्रॉ कर सकती हूँ मेरे अकाउंट से। बट वही मेरा एफडी में होगा तो उसकी एक मैच्योरिटी पीरियड फिक्स होगी कि मुझे इतना % उस पर इंटरेस्ट मिलेगा एंड इस सर्टेन टाइम के बाद मेरे को वो मिलेगा। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 25 दैट इज M4 कंसिस्ट ऑफ। अब M4 किस कंसिस्ट करता है? M4 लास्ट मनी वो है तो वो ज्यादा ब्रॉडर मनी का कॉन्सेप्ट होगा, तो वो M3 कंसिस्ट करता है। पहले तो टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में जितने डिपॉजिट पड़े होंगे उनको कंसिस्ट करेगा। साथ में नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आर एक्सक्लूडेड, ठीक है, हर चीज को इंक्लूड नहीं करेंगे। सो ऑप्शन नंबर डी दैट इज ऑल ऑफ द अबव। इसका भी एक्सप्लेनेशन देखो। M4 आर ब्रॉडर मनी, ओके ये ब्रॉडर मनी होता है तुम्हारा। दीज आर द ग्रेडेशन आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी। M1 इज द मोस्ट लिक्विड एंड इजिएस्ट ट्रांजेक्शन वेयर M4 इज द लीस्ट लिक्विड ऑफ ऑल। M1 क्या होता है तुम्हारा? हाईली लिक्विड है, ठीक है। और अगर हम वहीं पे M4 की बात करें तो M4 में हम सेविंग्स और इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं, पोस्ट ऑफिस डिपॉजिट्स एंड ऑल। तो ये क्या होता है, इनमें तुम्हारा एक प्रोसीजर फॉलो होगा। ये जनरली तुम वो वाली एफडीज ब्रेक करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो यानी वो हाईली लिक्विड नहीं है, तो ये लीस्ट लिक्विड की कैटेगरी में चले जाते हैं। ओके ये क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि सबसे हाईली लिक्विड कौन सा होता है? M1, M2, M3, M4। तो हाईली लिक्विड क्या है? M1 और लीस्ट लिक्विड क्या है? M4। क्वेश्चन नंबर 26, मनी सप्लाई इंक्रीजेस व्हेन इन्फ्लेशन अराइज इन द इकोनॉमी। अगर मेरा मनी सप्लाई इंक्रीज हो रहा है तभी तो सिंपल सी चीज है कि इन्फ्लेशन अराइज हो रहा है, तो मेरी इकोनॉमी क्या होगी? इंक्रीज करेगी, यानी ऑप्शन नंबर सी। इन्फ्लेशन क्या सिचुएशन होती है कि जनरली मार्केट में डिमांड बहुत है बट सप्लाई कम है, यानी लोगों के पास पैसे पड़े हैं बट प्रोड्यूसर सप्लाई नहीं दे पा रहा है एडिक्वेट मुझे। ओके इसका एक्सप्लेनेशन भी देखो। इन अ लॉन्ग रन इन्फ्लेशन रेजेस योर लिविंग कॉस्ट। इन्फ्लेशन क्या करता है? लॉन्ग रन में तुम्हारी लिविंग कॉस्ट को इंक्रीज कर देता है। जो डेली बेसिस वाली चीजें हैं वो डे टू डे वो क्या होंगी? एक्सपेंसिव हो जाएंगी, तो वो तुम्हारी लिविंग कॉस्ट इंक्रीज हो गई। इन्फ्लेशन कैन हैव अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इफ द रेट इज हाई इनफ, एंड इसका इम्पैक्ट नेगेटिव भी होता है। जनरली एक सर्टेन लेवल तक इन्फ्लेशन हर इकोनॉमी के लिए अच्छी होती है एंड इन्फ्लेशन होनी भी चाहिए एक सर्टेन टाइम के बाद या फिर एक सर्टेन लिमिट तक। बट अगर उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा, अगर वो लिमिट से ज्यादा होती जाएगी उसकी। द राइज इन प्राइस में इंडिकेट दैट इकोनॉमी इज एक्सपेंडिंग एट द रैपिड पेस। अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ रहा है इट मीन्स व्हाट कि लोगों के पास पैसे हैं तभी उसे वो खरीद पा रहे हैं। अगर अभी के टाइम पे इंडिया में कार्स का प्राइस है, अच्छा खासा मार्केट है, तो इट मीन्स व्हाट कि लोग खरीद रहे हैं। अगर लोग खरीद ही नहीं रहे होते तो जो ऑटोमोबाइल वाले लोग हैं वो ज़्यादा क्यों ही बनाते हैं या फिर प्राइसिंग क्यों लाते हैं या फिर उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस करके उनके प्राइसेस क्यों इंक्रीज करते हैं? सिंपल सी बात है, पैसा है तब वो मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तभी वो उस चीज़ों के प्राइस इंक्रीज कर रहे हैं। To avoid rising price in the future, people buy more than they need and demand for the product and services fueled by this. And generally लोग कभी कभी इन्फ्लेशन के डर से कि लाइक अरे यार गोल्ड, जैसे गोल्ड के केस में जनरली क्या होता है, लोग क्या करते हैं कि थोड़े पैसे आए और वो गोल्ड एक्सेस में खरीद के रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में गोल्ड का प्राइस क्या होगा? बढ़ेगा।
ओके तो सिंपल चीज सेम हुआ, डिमांड बढ़ गई, क्यों? क्योंकि लोगों के पास पैसे हैं, बट सप्लाई तो मेरी कांस्टेंट रहेगी ना। सप्लाई में चेंजेस एकदम इंस्टेंट में सप्लाई में चेंजेस तो कोई नहीं कर पाता। सो जिसकी वजह से हमारी जो लाइक इकोनॉमी है वो थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में चली जाती है। नेक्स्ट इज 27 डैश ट्राइड टू कंपेयर इन्फ्लेशन टू रॉबर्स। किसी प्रोफेसर ने जो हमारी इन्फ्लेशन है उसको एक रॉबर यानी किसी नॉर्मल चोर थीफ से कंपेयर किया, तो दैट प्रोफेसर वाज मिस्टर प्रोफेसर ब्राह्मण वेल्क्ले। ओके, इन्होंने बोला कि इन्फ्लेमेशन क्या है, एक थीफ है। ये याद रखना, डेफिनेशन में भी पूछ सकता है कि किसने थीफ को कंपेयर किया, मतलब इन्फ्लेमेशन को थीफ से कंपेयर किया है और रॉबर से। So Professor Brahman Welke were comparing inflammation to thieves. According to them, both of these things take away something from the victims of inflammation. दोनों ही कुछ ना कुछ लेके चले जाते हैं, इन्फ्लेमेशन भी बहुत कुछ लेके चली जाती है इंसान का, एंड साथ ही साथ चोर भी आता है तो तुम्हारा बहुत कुछ उठा के लेके चला जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 28, which of the following principle is the exact reverse of inflation? इन्फ्लेशन का रिवर्स क्या होता है तुम्हारा? इन्फ्लेशन में मेरा प्राइस हाई होता है, डिफ्लेशन में मेरा प्राइस लो होता है, तो रिवर्सल क्या हो गया? डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन कौन सी सिचुएशन होती है? डिफ्लेशन हमारी वो सिचुएशन होती है जिसमें मेरे मार्केट में सप्लाई तो बहुत है, ठीक है, पर लोगों के पास पैसे ही नहीं है कि वो उसको परचेज कर सके, तो हम प्राइस को क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं, ठीक है। और वहीं पे इन्फ्लेशन में हम प्राइस को इंक्रीज कर देते थे क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत है, डिमांड बहुत है, पर हम सप्लाई नहीं कर पा रहे टाइमली। ओके, स्टैगफ्लेशन भी देखो क्या होता है, बता देती। स्टैगफ्लेशन वो सिचुएशन होती है कि इन्फ्लेशन के साथ साथ, इन्फ्लेशन में हमने क्या पढ़ा कि मेरी इकोनॉमिक ग्रो कर रही है रैपिड पेस से, बट स्टैगफ्लेशन में एक हमने सुना है वर्ड है स्टैग्नेंट इकोनॉमी है, मींस धीरे चलने वाली इकोनॉमी, या फिर रुक रुक रही है, एकदम से रुक सी जा रही। तो स्टैगफ्लेशन में मेरा प्राइस तो हाई है बट मेरी इकोनॉमिक जो सिचुएशन है वो क्या है? बहुत ही स्लो डाउन हो चुकी है, तो दैट इज नोन एज व्हाट? स्टैगफ्लेशन। रिसेशन, यानी रिसेशन में जब लोगों को निकाला जाता है, जॉब्स में प्रॉब्लम क्रिएट होती है, कहते हैं ना कि अभी लाइक रिसेशन चल रहा है। रिसेशन में क्या है कि मार्केट की कंडीशन बेकार हो गई है। बेकार इन द सेंस व्हाट? कि अनएम्प्लॉयमेंट अराइज हो रही है बहुत ज्यादा, एंड साथ ही साथ जो मार्केट्स में बाकी चीजें हैं वो भी डाउन चलती जा रही हैं। एक्सप्लेनेशन देख लो डिफ्लेशन का, is where the price of goods and service go down and inflation rates goes high, and which is called deflation. The rate of inflation is called deflation when it drops below 0%. इन्फ्लेशन को ही हम डिफ्लेशन तब बोलते हैं जब मेरा जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो 0% पे चला जाता है। Question number 29. Whenever the market price of service and goods are going to fall continuously, this phenomena is known as, जब भी किसी मार्केट में मतलब लाइक मार्केट में किसी भी गुड्स या सर्विस का प्राइस नीचे जाता ही जाएगा तो हम उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? डिफ्लेशन। प्राइस नीचे गया तो सिंपली किससे रिलेट करोगे? डिफ्लेशन से। सो ऑप्शन नंबर सी। Question number 30. When too many funds are hunting down to few goods, the probable result inflation is recognized as, अगर मेरा किसी चीज का क्या हो रहा है? मतलब लाइक जो मेरे गुड्स हैं उनकी डाउन जाती जा रही है और वो रिजल्ट क्या ला रहा है मेरे लिए? इन्फ्लेशन ले दे रहा है, मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन क्रिएट कर दे रहा है। तो इन्फ्लेशन या तो हमारी डिमांड बढ़ रही है इसी रीजन से हो रहा है, तो सिंपली डिमांड पुल इन्फ्लेशन इसका आंसर होगा। डिफ्लेशन हमें पता है। नेक्स्ट क्या है? कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वो इन्फ्लेशन होती है जिसमें क्या होता है कि मेरी प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ गई है जिसकी वजह से अल्टीमेटली मुझे मेरी प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज करनी पड़ी, तो दैट इज कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। स्टैगफ्लेशन अभी बताए। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होती है? डिमांड एंड सप्लाई के रीजन से जो इन्फ्लेशन अकर हो दैट इज नोन एज डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और इसकी एक्सप्लेनेशन देख लो। एज अ डिमांड राइजेस द प्राइस गो अप। डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ेगा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ओके सॉरी, दिस इज कॉल्ड डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इकोनॉमिस्ट कॉल दिस जस्ट सो मच मनी चेजिंग टू मेनी प्रोडक्ट। अगर मार्केट में अंधा पैसा पड़ा होगा तो फिर प्रोडक्ट्स की भी डिमांड उतनी ही बढ़ेगी।
तो इन्होंने इकोनॉमिस्ट ने यही कहा कि जितना ज्यादा पैसा वो उतने ही ज्यादा प्रोडक्ट को क्या करेंगे, चेस करेंगे। एक सेकेंड ना, क्वेश्चन नंबर 31, ये आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। हर सीरीज में हम नियर अबाउट 30-31 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ओके, सो once the reserve fund ratio, that is CRR, is continuously increased by the RBI, this will leads to which situation? अगर RBI ने क्या किया, CRR रेशियो यानी कैश रिजर्व फंड रेशियो क्या कर रहे हैं, वो इंक्रीज करते जा रहे हैं, या फिर कैश रिजर्व रेशियो इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या सिचुएशन अराइज होती है इसमें कि बैंक्स को आरबीआई को ज्यादा पैसे डिपॉजिट करने पड़ रहे हैं। इट मीन्स व्हाट कि मार्केट में मनी सप्लाई कम होगी। अगर बैंक के पास एग्जांपल के लिए 100 रुपीज है, जिसमें से उसको 70 रुपीज बैंक आरबीआई को ही देने पड़ रहे हैं, तो वो मार्केट में कितने का ही लोन दे पाएंगे, 30 रुपीज का ही दे पाएंगे। तो इट मीन्स व्हाट कि जो बैंक के पास डिपॉजिट है कॉमर्शियल बैंक के पास, वो ज्यादातर आरबीआई के साइड शिफ्ट हो रहे हैं, एंड जिसकी वजह से मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। सो ऑप्शन देखो, ऐड मोर मनी टू द इकोनॉमी, नो, हमने देखा कि लाइक मनी रिड्यूस हो रहा है हमारा, तो ऐड तो होगा नहीं। देयर विल बी नो चेंज इन द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, गलत है। अगर रिजर्व बैंक मतलब लाइक सीआरआर के थ्रू हम ज्यादातर पैसे आरबीआई को दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली चेंजेस तो हमारी इकोनॉमी में आ रहे हैं ना मनी सप्लाई के थ्रू, मतलब लाइक मनी सप्लाई में हमारे चेंजेस तो आ रहे हैं ना हमारी इकोनॉमिक में। नेक्स्ट इज डिक्रीज द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर सी। ओके, सीआरआर बढ़ा है तो मेरा डिक्रीज होगा मनी सप्लाई, वही सीआरआर मेरा अगर इंक्रीज होगा तो मेरा मनी सप्लाई क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लो। देयर आर फ्यूअर फंड्स अवेलेबल टू बैंक्स व्हेन द सीआरआर इज रेज्ड बाय द आरबीआई, यानी बैंक्स के पास बहुत ही कम फंड बचता है अगर वो आरबीआई उसको क्या कर दे, सीआरआर को इंक्रीज कर दे, एंड दिस इज बिकॉज द बैंक्स हैव टू कीप मोर देयर कैश एंड इन हैंड विद द आरबीआई। और बैंक्स के लिए तो ये रेगुलेशन है कि लाइक दे हैव टू, अगर आज आरबीआई बोल दे कि अप टू 50% देना है तो 50% उन्हें देना पड़ेगा, वो उनका अपना प्रॉब्लम है कि बाकी आप लाइक मार्केट में क्या पैसे दोगे। ओके, सो आई होप सबको ये जितने भी क्वेश्चन हुए इस पर्टिकुलर सीरीज में सब समझ में आए होंगे, एंड जितने भी क्वेश्चन है ये सारे एनटीए बेस्ड है, लाइक एनटीए ने पूछे हुए हैं और उनसे उनका जो पैटर्न है उससे रिलेट करके सारे क्वेश्चन है। ओके, एंड हाँ फिर से बोल रही, जिसे भी लगता है कि लाइक 100+ क्वेश्चंस इनफ नहीं होंगे, वो 5000+ क्वेश्चन वाले ऑप्शन पे शिफ्ट हो सकते हो। बहुत बेयर मिनिमम से अमाउंट पे करनी है, दैट इज 2000। अगर एडमिशन हो जाता है सीयूईटी पीजी के थ्रू, अगर ये सारे प्रैक्टिसेस के थ्रू, तो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए हेल्पफुल होगा। एंड साथ ही साथ सिर्फ सीयूईटी पीजी के लिए नहीं, कोई भी तुम यूनिवर्सिटी एग्जाम एमकॉम के लिए देने जा रहे होगे, या फिर इवन ये क्वेश्चंस तो तुम्हारे यूजी के लिए भी यूजफुल होने वाले हैं, यूजी वाले जो देने वाले होंगे एग्जाम उनके लिए भी सब जगह ये क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर तुम सीरीज परचेज करते हो, सीरीज के लिए मैं यूजी वालों को नहीं सिर्फ पीजी वालों को बोल रही हूँ। ओके, तो पीजी वाले अगर ये सीरीज परचेज करेंगे तो सिर्फ सीयूईटी पीजी नहीं, हर जगह इनको वर्कआउट करेगा। एंड इवन जो बुक्स का पीडीएफ मिलेगा वो तो तुमसे कोई छीन नहीं रहा, वो तुम हमेशा यूज कर सकते हो अपने फर्दर स्टडीज में भी। ओके, तो 2000 कहीं वेस्ट नहीं हो रहे। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करो चैनल को, और साथ ही साथ रोज ये सीरीज टाइमली देख लेना, नहीं तो एक साथ करने बैठोगे तो वो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, बर्डन बन जाएगा। So thank you so much. I hope you all have liked this session.